नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मेरे साथ हैं सैयद मुर्तज़ा। ईरान और इजराइल की जंग जो है वो बहुत डिसाइसिव मोड में पहुंच गई है। एक ऐसा वक्त आ गया है जब पूरी दुनिया को खतरा दिखाई देने लगा है कि अगर ये जंग और ज्यादा फैली और ज्यादा दिन चली तो पूरी दुनिया के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस जंग के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव और बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो बहुत ध्यान देने वाली हैं, क्योंकि जिस जंग को बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। हर चीज जो है वो एक सुई की नोक पे टिकी हुई है। जरा सा भी बैलेंस टिल्ट हुआ तो चीजें बहुत ज्यादा बदल सकती हैं। मुर्तज़ा, सबसे पहले ये बताइए, पिछले 24 घंटे के अंदर इस जंग के अंदर जो सबसे बड़ा इवेंट है वो क्या है? नेतन्याहू जो है उन्होंने कह दिया है कि उनके टारगेट पर अब खामनेई हो सकते हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स हैं, उन्होंने कहा है कि खामनेई का अंत जो है वो सद्दाम हुसैन जैसा हो सकता है। तो अब इस सवाल उठ रहा है कि क्या इस युद्ध का जो टारगेट है, इजराइल ने जो टारगेट बनाया है, क्या वो जैसा दावा करता है कि ईरान एटम बम बना रहा है तो उसके टारगेट पे ईरान का एटम बम है, या फिर खामनेई है, या फिर जैसे कहें कि ईरान में जो सत्ता जिसकी है उसको उखाड़ फेंकना इस वक्त इजराइल का टारगेट बन गया है। और दूसरी बात यह कि ट्रंप जो है वो जब से G7 की बैठक से लौटे हैं अचानक, तब से सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका इस युद्ध में शामिल होने जा रहा है और क्या वो ईरान पर हमला करेगा। लेकिन ईरान के एक हमले ने पूरे इजराइल में फिक्र जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि ईरान ने मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला किया है, उसे बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए, मोसाद के हेडक्वार्टर पर जो हमला हुआ है उसने चारों तरफ सनसनी फैलाई है। मोसाद जो है वो ये समझ लीजिए कि नर्व है इजराइल का। जितने भी आप हमले देखते हैं, जितनी भी जो जासूसी कार्रवाई होती है, जो पेजर हमला हुआ था जिसमें हिजबुल्लाह को बहुत नुकसान पहुंचाया गया, जिस तरह से उन्होंने हसन नसरल्लाह को मौत के घाट उतारा, उनके बंकर का पहचान करके उसके ऊपर बंकर बस्टर बम गिराया, ये सारी चीज़ें मोसाद के थ्रू की जाती हैं। मोसाद जो है वो उनका जासूसी नेटवर्क है और ऐसा है जो पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में फैला हुआ है। हर जगह उनके जासूस मौजूद हैं और हर जगह अपने दुश्मनों को आइडेंटिफाई करके मोसाद के एजेंट जो हैं वो उनको मौत के घाट उतार देते हैं। मोसाद के जो हेडक्वार्टर है उस पर हमले का मतलब क्या है? सुहेल, हम देख रहे हैं कि जब से गाजा में जो ये शुरू हुआ है, इजराइल की बमबारी शुरू हुई है, मोसाद जो है उस वक्त बहुत बुरी तरह फेल हुआ था, अगर हम कहें कि हमास के अटैक के आगे। और उसके बाद से मोसाद की जो एक इमेज जो है वो एक हारी हुई एजेंसी की लग रही थी। लेकिन बाद में जिस तरह से सीरिया में चीज़ें बदली, हिजबुल्लाह की लीडरशिप खत्म हुई, जो हमास है उसकी लीडरशिप खत्म हुई, और लेबनान में जिस तरह का पेजर अटैक हुआ, तब उसके बाद लगा कि मोसाद जैसी एजेंसी वापस फॉर्म में आ गई है। और ईरान में अब जो हमले हमने देखे हैं 13 जून के बाद, वो हमले बताते हैं कि मोसाद की जो पकड़ है वो काफ़ी गहराई तक है। और ईरान को इस वक्त सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुंचाया है वो मोसाद की इंटेलिजेंस ने पहुंचाया है। बहुत ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उसने वहाँ के जो कमांडर हैं उनको मारा है। लेकिन ईरान ने जो हमला किया है मोसाद हेडक्वार्टर पर, यह जगह जो है वो तल अवीव से उत्तर में करीब 10 किलोमीटर दूर है, और इस हेडक्वार्टर में मोसाद की सबसे खास यूनिट 8200 और अमन नाम से एक जो इनकी पूरी इकाई है उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। ये वो यूनिट है जो इस वक्त ईरान में चल रहे ऑपरेशन की सारी इंटेलिजेंस जो है उसका कलेक्ट कर रही थी, और इसी इंटेलिजेंस के हिसाब से इजराइल एयरफोर्स जो है वो ईरान पर हमला कर रही है। देखिए, मोसाद किस तरह से ऑपरेट करता है इसका एक थोड़ी सी वानगी मैं आपको दिखाऊंगा। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले यूक्रेन ने ड्रोन से हमले किए रशिया के जो बड़े जहाज होते हैं, बमवर्षक जहाज होते हैं, उनके ऊपर। वो ड्रोन जो थे वो ट्रक के सहारे रशिया में पहुंचाए गए थे। कई साल लंबा वो ऑपरेशन था और उन ड्रोन्स को रशिया में ही छुपाया गया था, और ट्रक की छत खोल के वो ड्रोन्स निकले और रशिया के जो एयर बेसिस थे वहां पर अटैक किया। तो इसी तरह के ऑपरेशंस जो हैं मोसाद उनमें स्पेशलिस्ट है। पेजर का जो ऑपरेशन था जिसके बारे में आपने काफ़ी डिटेल में पढ़ा भी और लिखा भी उसके बारे में, उस पेजर ऑपरेशन को कई साल में अंजाम दिया गया। वो ऐसा नहीं था कि आज सोचा गया और कल उसको कर दिया गया। उस ऑपरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा लंबा वक्त था,
बाकायदा कंपनी बनाई गई, उस कंपनी ने बाकायदा पेजर्स के लिए एडवर्टीजमेंट्स निकाले, हिजबुल्लाह को वो पेजर्स बेचे गए, उन पेजर्स की बैटरी चेंज करके उनके अंदर वो लगाया गया जो विस्फोटक था, विस्फोटक लगाया गया, और फिर भी इंतजार किया गया कि सही मौके पर इस्तेमाल किया जाएगा, और जब सही मौका आया तो एक तरह से पूरा डिसेबल कर दिया जो फर्स्ट लाइन थी हिजबुल्लाह की। ये बताइए, अली खामनेई की आपने बात करी कि अली खामनेई को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया है नेतन्याहू ने क्लियरली, इसका क्या मतलब होगा? मतलब पूरा जो हेड है उसको खत्म कर दिया जाएगा? देखिए, लीडरशिप अगर किसी भी चीज़ की, चाहे वो देश हो चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन की हो, अगर उसको टॉपल कर दिया जाता है, उसको एक तरह से हटा दिया जाता है, तो एक तरह से अफरा तफरी फैल जाती है, और बहुत ही जिसे कहें कि जो चीज़ ऑर्गेनाइज चीज़ से चल रही होगी, चाहे वो फौज है चाहे सरकार है, तो एक तरह से चीज़ें बिगड़ जाती हैं और अस्थिरता फैल जाती है। तो हमने देखा है कि जब सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया था, उस वक्त एक तरह से जब वहाँ की लीडरशिप खत्म हो गई, तो बाद में वहाँ की सेना को डिसबैंड कर दिया था जॉर्ज बुश ने, और फिर हमने देखा कि इराक में किस तरह के आतंकी हमले हुए और पूरा इराक जो है वो तबाही के जद में पहुँच गया था। तो ईरान जो है, जो बहुत ज़्यादा व्यवस्थित मुल्क है और जिसकी हम मिसाल देते हैं, चाहे उसके ऐतिहासिक जो उसकी ख़ास बातें हैं पूरा। अच्छा, आपने तो ये सब खुद अपनी आंखों से देखा है क्योंकि आप ईरान विजिट कर चुके हैं जी, तो आपको तो पता ही होगा कि वहाँ पे सिस्टम कितने अच्छे तरीके से चल रहा था। देखिए 2016 में मैं गया था ईरान में, और 2016 में मैं 7 से 8 दिन रहा था, और इन 8 दिनों में ईरान में मैं पैदल करीब 30 किलोमीटर चला था, और ये 2 या 3 दिन की बात है। तो तेहरान के शहर को और आसपास के इलाकों को बहुत करीब से देखा है, और वहाँ की चाहे मिलिट्री हो चाहे पुलिस हो, इंटेलिजेंस नेटवर्क हो, आप जब वहाँ होते हैं तो इसको महसूस करते हैं कि एक पकड़ है वहाँ की व्यवस्था की, चाहे वो लोग हैं या आसपास जो भी चीज़ें चल रही हैं उस पर उनकी नज़र रहती है, और वो चीज़ों को कंट्रोल करते हैं वहाँ पर। और ये पूरी तरह जो एक तरह से हायरार्की है, चाहे वो मिलिट्री की हो चाहे वो वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है, वो नज़र आती है। अब ये है कि खामनेई को हटाकर इनका जो मकसद है, जैसे कि नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि लीडरशिप हटे, और अगर ऐसा हुआ तभी हम देखेंगे कि ईरान जो है वो बहुत ज़्यादा खुशहाल देश बन जाएगा। जैसे कि पिछले हम देख रहे हैं कि 50 साल में जो है बहुत ही बुरा हाल था, लेकिन ऐसा नहीं है। ईरान जो है वो बहुत ही हम इसे यहाँ पर दूर रहकर जिस तरह की खबरें हमारे पास आती हैं, हम उससे देख के समझते हैं कि ईरान में आज़ादी नहीं है या बहुत चीज़ें ख़राब हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ईरान जो जाएगा वो उस चीज़ को समझ पाएगा कि ईरान जो है वो किसी भी पश्चिमी मुल्क के मुकाबले में खड़ा हो सकता है। अगर आप वहाँ की टेक्नोलॉजी देखिए, चाहे आप वहाँ का पूरा सिस्टम देखिए, चाहे कल्चर देखिए, ईरान किसी भी चीज़ की बराबरी करता है। देखिए, रेजिम चेंज की जो बात करिए, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि अमेरिका की मदद से किसी मुल्क की सरकार को बदलने की कोशिश की जा रही हो या पेशकश की जा रही हो। अफगानिस्तान में भी अमेरिका ने ऐसा ही किया, लेकिन 20 साल बाद उनको वापस हटना पड़ा और वापस तालिबान की सरकार बन गई। लेकिन यहाँ पर सिस्टम आप ये समझिए, जो अली खामनेई हैं उनको निशाना क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, यहाँ पर सरकार 2 लेवल पे चलती है ईरान की। एक है जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, राष्ट्रपति जो हैं वो पजेश्कियान हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्पिरिचुअल लीडर होते हैं, जो थियोलॉजिकल लीडर होते हैं, जो सबसे बड़े वहाँ के मौलाना आप समझ लीजिए वो होते हैं, वो जो हैं वो हेड होते हैं सरकार के, सुप्रीम लीडर कहा जाता है। और ये तब से हुआ जब से ईरान में इस्लामी शासन लगा, अमेरिका को यहाँ से निकाला गया, जो अमेरिकन ट्रूप्स थे उनको वहाँ से हटाया गया, और उसके बाद यहाँ पर खुमैनी साहब के ज़माने में इस्लामिक शासन की शुरुआत हुई, और तब से ये शासन इसी तरह से चल रहा है। तो सुप्रीम लीडर हैं अली खामनेई, उनके पास कोई पॉलिटिकल पद नहीं है, वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कुछ भी नहीं है, लेकिन चलती सरकार पे उन्हीं की है। जो कुछ भी होता है, जितने भी फैसले लिए जाते हैं
वो उन्हीं की मर्जी से लिए जाते हैं। जी, और जो सुप्रीम लीडर होता है उसको वहां की गार्जियन काउंसिल होती है, वो चुनती है। गार्जियन काउंसिल जो है उसको चुनती है वहां की संसद। तो एक पैरेलल व्यवस्था है। हम जैसे अमेरिका में क्या है, अमेरिका में राष्ट्रपति जो है वहां पे हेड होता है, भारत में प्रधानमंत्री है। तो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, जो लोकतांत्रिक जो सिस्टम है वो है। वैसे ही ईरान में कुछ अलग सिस्टम है, वहां पर गार्जियन काउंसिल है, संसद है। गार्जियन काउंसिल जो है सुप्रीम लीडर को चुनती है, वो उसकी जवाबदेही होती है। और ऐसा नहीं है कि सुप्रीम लीडर जो है वो कुछ भी करे। गार्जियन काउंसिल की उस पर नजर होती है और वो देखता है, वो देखती है कि क्या वो इस्लामिक वैल्यूज के हिसाब से क्या वो लीडर काम कर रहा है कि नहीं। तो एक काउंटर चेक जो है वो वहां पर है, ऐसा नहीं है बिल्कुल है। अच्छा, इस सब के बीच में एक जो और इम्पोर्टेंट चीज हुई वो ये हुआ कि G7 की मीटिंग चल रही है कनाडा के अंदर, और वहां पर फोटो अपॉर्चुनिटी हुई जहां पे सारे लीडर्स को खड़ा होकर फोटो खिंचवाना था। लेकिन आज जब फोटो आया तो उसके अंदर ट्रंप नहीं थे, क्योंकि ट्रंप पहले ही वहां से निकल गए। ट्रंप निकलने की वजह से बहुत सारे लोगों ने उस पर स्पेकुलेशन शुरू किया कि ट्रंप मीटिंग को बीच में छोड़ के क्यों चले गए, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी उसको बीच में से छोड़कर क्यों निकल गए। इनफैक्ट जो फ्रेंच जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन, उन्होंने तो ये तक कहा कि शायद ईरान इजराइल का कोई ऐसा मसला पेश आ गया जिसकी वजह से ट्रंप को वहां से जाना पड़ा। लेकिन ट्रंप ने बाद में ये सारी चीजें डिनाई करी। ट्रंप का मीटिंग छोड़ के चले जाना वो क्या दिखाता है? क्या ईरान इजराइल का जो युद्ध है वो इस स्टेज पे पहुंच चुका है जहां पर उनकी पर्सनल अटेंशन की जरूरत है? ट्रंप ने देखिए हमेशा चौंकाते हैं और उनकी जितनी आलोचना की जाए, लेकिन ट्रंप जो है बहुत चालाक नेता है। तभी वो आप ये समझिए कि दूसरी बार तो वो राष्ट्रपति बने हैं, और जब ऐसे वक्त में उनकी वापसी हुई है जब लग रहा था कि वो राष्ट्रपति इम्पॉसिबल है और ऐसा होगा नहीं। लेकिन ट्रंप जो है वो दोबारा राष्ट्रपति हैं, वो दुनिया का सच है। अब ये है कि ट्रंप वहां से क्यों लौटे। अब ट्रंप के आने की जो बड़ी वजह तो जो इजराइल और ईरान का युद्ध बताया जा रहा है, लेकिन जैसा कहा कि सीज फायर होगा, क्या सीज फायर पे बात हो सकती है? तो सीज फायर जो पेशकश है इजराइल और जो ईरान युद्ध को रोकने की, वो तो वहां के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो है उसी फंसी हुई है। तो ट्रंप तो बार बार ये पेशकश कर रहे हैं कि आप अपना जो परमाणु कार्यक्रम है बंद कीजिए और हम टेबल पे लौट आएंगे। लेकिन अब इस वक्त यहाँ पे इनके लौटना जो है वो आप ये समझ लीजिए कि इस युद्ध को अब 5 दिन हो चुके हैं। अब 5 दिन बाद जो है अब ये हालात हैं कि ना ईरान आगे है, ना हम कहेंगे इजराइल आगे है। दोनों तरफ जो है वो चोट लगातार पहुंच रही है एक दूसरे पर। दोनों लगातार हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से हम कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर वहां की आसमान पे अगर हम कहें कि इजराइल की एयरफोर्स का एक छत राज है और उसका कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा, मतलब कि एयर सुप्रीमेसी बरकरार है। उसी तरह हम देखें तो इजराइल के आसमान पे अगर ईरान की मिसाइल पावर जो है उसकी हुकूमत हम कहें कायम हो चुकी है, क्योंकि इजराइल का कोई भी मिसाइल डिफेंस इस वक्त काम नहीं कर रहा है। ईरान जो है, चाहे वो तेल अवीव हो, हाइफा हो या फिर मोसाद का हेडक्वार्टर हो, वहां पर अपनी मर्जी से जिस वक्त वो चाहे हमला करता है। और ये देखिए कि अब जो नया हमला हुआ है वो दिन में हुआ है। अभी तक ईरान की तरफ से जो हमला हुआ था वो रात में हो रहा था। सारे बम, सारे मिसाइल जो हैं वो रात में जा रहे थे, लोगों को स्ट्रीक ऑफ लाइट दिखाई देती थी जाती हुई। लेकिन ये पहली बार हुआ कि दिन में ऐसा हमला किया गया। अब ये है कि सवाल कि दिन में क्यों किया। अब इसमें आप ये देखिए, कल ईरान के टीवी चैनल पे एक हमला हुआ और पूरी दुनिया में तस्वीरें आई कि कैसे जो न्यूज रीडर हैं, जो महिला है, वो उस वक्त जब खबरें पढ़ रही थी तब वहां पे बमबारी हो रही थी। और कुछ सेकंड बाद जब उनके न्यूज रूम की, मेरे ख्याल से स्टूडियो की जब नुकसान होता है, छत गिरती है, तो वहां से वो हटती हैं वो। अब इस हमले के बाद ये तय हो गया कि इजराइल जो है वो सिविलियन टारगेट्स, एक टीवी चैनल जो है वो सिविलियन टारगेट्स में आता है। और रेड क्रॉस का ये कहना है कि ये मिलिट्री टारगेट में तब भी नहीं आएगा अगर ये गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा भी चला रहा होगा तो। एब्सोल्युटली। तो ईरान की तरफ से कहना है कि ये एक वॉर क्राइम है और जो इजराइल ने किया है इसका हम जवाब देंगे। अब ये बात जो है कल शाम की है। इसके बाद जो जवाब आता है वो अगले दिन सुबह आता है, और वो भी किस पे आता है? मोसाद के हेडक्वार्टर के ऊपर। तो हो सकता है ये हमला जल्दबाजी में किया गया हो, लेकिन ये टारगेट जो हो वो फिक्स हो, यानी कि मोसाद का हेडक्वार्टर।
इस पे हमला बाद में किया जाना हो, लेकिन टीवी चैनल पर हमले के बाद अब ये हमला किया गया है। अच्छा, ये टीवी चैनल वाला जो हमला था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा। सारा इमामी जो न्यूज़ रीडर हैं, क्योंकि हम लोग भी इसी धंधे से जुड़े हुए हैं, इसी बिज़नेस से जुड़े हुए हैं न्यूज़ के, तो वो अपने आप में बहुत ही शॉकिंग है। देखिए, जंग के हालात जब बनते हैं वो किसी के लिए भी अच्छे नहीं होते। गाज़ा के अंदर भी सैकड़ों की तादाद में जर्नलिस्ट की मौत हुई है, और ये साल जो है वो बहुत ही बुरा रहा है जर्नलिज्म के लिए, जर्नलिस्ट के लिए। और ये जो हमले की तस्वीरें आप देखिएगा, सारा इमामी न्यूज़ रीडर हैं, वो पढ़ रही हैं और एकदम से धमाके की आवाज़ आती है और छत पे से चीज़ें गिरनी शुरू होती हैं और फिर वो उठ के जाती हैं। लेकिन कुछ ही मिनट बाद दोबारा से लाइव ट्रांसमिशन शुरू हो गया टीवी में, और ये जो महिला हैं ये दोबारा से खबरें पढ़ती हुई दिखाई दी। तो बड़े हिम्मत का काम है सीरियसली के इस सिचुएशन में भी उन्होंने जो उनका कर्म था, जो अपना काम था, उसको नहीं छोड़ा। युद्ध में हम देखते हैं कि वॉर हीरोज की जरूरत होती है, ताकि ना सिर्फ सेना बल्कि पूरे मुल्क का जो हौसला है वो बरकरार रखे, वो कहीं से कंधे कहीं से झुके नहीं। तो जो सहर इमामी है, ये जो है इनका जो ये वीडियो क्लिप आई है कि जिस तरह न्यूज़ पढ़ रही थी और तब बमबारी हुई और तब ये डटी रही। तो ईरान में अब इस चीज़ को काफ़ी ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे कि ये बहुत बड़ा चैलेंज दिया गया है इजराइल को कि आइए हम पर वार कीजिए, हम डरेंगे नहीं और हम लड़ाई जारी रखेंगे। देखिए, अब दूसरी तरफ चलते हैं। ईरान के पास एक छोटा सा समुद्री रास्ता है जिसे कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप समझ लीजिए कि एक बहुत ही पतला एक समुद्री रास्ता है दो देशों के बीच में। एक तरफ ईरान है, एक तरफ ओमान है, उसके बीच में एक बहुत पतला समुद्री रास्ता है। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि दुनिया का 70% तेल, 70 नहीं, 30 से 35% तेल है। 30 से 35% तेल जो है वो इसी रास्ते से होकर गुजरता है। और कल रात में रिपोर्ट आई कि 3 टैंकर जो हैं वहां पर जल रहे हैं। कैसे जले, किसने आग लगाई, क्या हुआ, इसके बारे में अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन ये पता चला था कि 3 टैंकर्स जो हैं वहां पर गिरे। अब बार बार पहले भी जब भी कोई प्रेशर ईरान पर बनता है तो ईरान हमेशा ये कहता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमेशा के लिए बंद कर देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने का मतलब है दुनिया भर में तेल सप्लाई ठप हो जानी। तेल सप्लाई और गैस सप्लाई अगर दुनिया में ठप होती है तो रेट्स बढ़ेंगे तो चारों तरफ हाहाकार मचेगा। मुझे ये बताइए कि क्या ईरान के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दे? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान के आंगन की तरह है। अब ये समझ लीजिए कि वो अपने इलाके को कैसे समझता होगा। ईरान की जो कोस्ट लाइन है उसके बीच में पर्शियन गल्फ आता है, और जैसा कि आपने बताया सुहेल की गल्फ ऑफ ओमान है, और बीच में वो रास्ता निकलता है। एक छोटा सा गलियारा है जो अपने सबसे नैरोस्ट पॉइंट पे 50 या 55 किलोमीटर चौड़ा है। उसके बीच में से भी जो जहाज के निकलने की जगह है वो पानी में इतनी डेप्थ है होनी चाहिए कि एक बड़ा जहाज, जैसे बड़े बड़े, चाहे वो ऑयल टैंकर हो, चाहे वो अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों ना हो, उसको गुजरने के लिए एक डेप्थ चाहिए। तो वो जो डेप्थ है वो ज्यादा नहीं है, 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में ही वो जगह होती है, उसी में से ही जहाज निकलते हैं। अब ये समझ लीजिए कि अगर ये दायरा भी बंद हो गया तो वहां पर जो हम ये कहें कि एक तरह से वो बैराज लगा दिया जाएगा, जिसके आगे ना वहां से ऑयल टैंकर आएंगे, ना फिर इधर से कोई कारोबार हो पाएगा। तो ये ब्लॉकेट हो जाएगा। अब इस ब्लॉकेट को होने का मतलब ये है कि जैसा कि आपने बताया कि एक बहुत बड़ा 30 से 35% जो तेल का कारोबार है वो बंद हो जाएगा। लेकिन ईरान क्या ऐसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ईरान के पास करीब 4000 फास्ट बोट हैं। उसके पास बड़ी नेवी नहीं है कि जैसे कि हम कहते हैं कि 7000 टन या 10,000 टन के जहाज जो हैं, उसके पास छोटी नावें हैं। उन नाव पर एंटी शिप मिसाइल लगी हुई है, और इन फास्ट बोट पे किसी पे 2, किसी पे 4 एंटी शिप मिसाइल। और जब समझ लीजिए कि 4000 नाव हैं तो वो अमेरिका या फिर ब्रिटेन या फिर किसी भी नेवी के खिलाफ वहां से गुजरने वाले किसी भी जहाज को वो निष्क्रिय कर सकती हैं। उन पे हो सकता है कि वो उनको डुबा भी दें, लेकिन उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं। और ये कैपेबिलिटी जो है ईरान ने हमेशा दिखाई अपनी, वहां पे एक्सरसाइज लगातार करती रहती है ईरान की नौसेना, और उसने बताया है कि हम कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को
बंद कर सकते हैं और यहाँ पर कोई भी कारोबार नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ तो तेल के दाम जो हैं वो समझ लीजिए कि 3 गुना बढ़ जाएंगे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में अभी तक लड़ाई की कोई शुरुआत हुई नहीं है। आधिकारिक तौर पर ईरान ने ये नहीं कहा है कि उन्होंने हमला किया है, ना ही अमेरिका ने बताया है कि किसी चीज़ पर हमला हुआ है। 3 जहाज़ जले, 3 टैंकर्स में आग लगी थी, वो जल रहे हैं अभी भी, वहाँ पर लगातार उनका धुआं उठ रहा है। लेकिन कैसे हुआ, एक्सीडेंटल था या जलाया गया, ये अभी तक किसी को भी नहीं पता। और हर आदमी बेटेड ब्रेथ से ये सोच रहा है, क्योंकि देखिए अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में डिस्टर्बेंस आता है तो पेट्रोल के दाम जो अभी $100 प्रति बैरल से कम है, वो 130 या $150 प्रति बैरल या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। और फिर इससे दुनिया भर की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। खासतौर से जो ऑयल इंपोर्टर देश हैं, जैसे इंडिया है, चीन है, जो ऑयल इंपोर्टर देश हैं, उनके लिए चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। लेकिन इस सब के बीच एक जो और खबर आई, वो हम डिस्कस कर लें लास्ट में। खबर यह है कि इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए व्लादिमीर पुतिन, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये कहा है कि ईरान चाहे तो अपना पूरा यूरेनियम हमको सौंप सकता है और इस जंग को खत्म कर सकता है। ये तो 2015 में जो डील हुई थी अमेरिका के साथ, JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, तब भी ये हुआ था कि ईरान का जो यूरेनियम है वो किसी बाहरी देश के पास जाएगा और ईरान उसे नहीं रख पाएगा जो संवर्धित यूरेनियम है, ताकि वो बम न बना सके। तो ये डील का हिस्सा जो था, ये 10 साल पहले इस पे बात हो गई थी। आज 10 साल बाद अगर ऐसा होता है, जो यूरेनियम संवर्धन के मुद्दे पर जब ट्रंप ने इस पे ऐतराज जताया, उससे पहले बात हो रही थी कि अमेरिका राजी हो जाएगा, लेकिन तब तो ये 10 साल पुरानी बात ही होती। तो ट्रंप तो वही करते जो उन्होंने 2018 में कैंसिल कर दिया था। तो अब ये है कि अगर ऐसा होता है तो फायदा क्या हुआ, मतलब कि युद्ध करने की जरूरत क्या थी, ईरान पे अटैक क्यों किया गया? क्या ये एटम बम था जिसकी वजह से अटैक हुआ, या फिर जैसे हमने कहा कि खामनेई थे इसकी वजह? ईरान की सत्ता है जिसे उखाड़ फेंकना इस वक्त इजराइल का बहुत बड़ा मकसद बन गया है। तो इस पूरी लड़ाई का मकसद क्या है, अब बात उस पर आ गई है। क्या मकसद वाकई न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल करने से रोकना है, या फिर ईरान में रजीम चेंज, सरकार बदलना है? अब मकसद कुछ भी हो, जंग जारी है और इस जंग का जो असर है वो दुनिया भर में दिखने लगा है। अल्टीमेटली अली खामनेई को निशाना बनाने की जो बात नेतन्याहू ने कही है, तो ये समझ लीजिए कि नेतन्याहू ने अब तक इस जंग से पहले भी पिछले चंद 1-2 साल में जिसको भी निशाना बनाने की बात कही है, उसको निशाना बनाया है। तो अली खामनेई भी अब निशाने पर है और हो सकता है वो इस जंग का टर्निंग पॉइंट भी साबित हो।